सुप्रभात प्यारे बच्चों, आपका शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आपका पाठ पदार्थ, इससे रिलेटेड आज हम दूसरे टॉपिक्स के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यौगिक यानी कंपाउंड, इसके बारे में। यौगिक पदार्थ एक से अधिक प्रकार के परमाणुओं से निर्मित होता है। ठीक है, कई सारे इसमें एटम्स प्रेजेंट होते हैं, एक से ज़्यादा होते हैं। एक यौगिक के अणु दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। यानी एक यौगिक कंपाउंड जो होता है उसमें जो मॉलिक्यूल होते हैं दो या दो से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और उनके मिलने से एक एटम बन के तैयार होता है। जल के प्रत्येक अणु में दो भिन्न प्रकार के तत्वों के परमाणु मिले होते हैं। तो जल जो है उसका सिंबल फॉर्मूला ऐसे बनता है H2O। तो इसमें दो अलग अलग तरह के तत्व यानी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। नमक एक यौगिक है क्योंकि नमक का प्रत्येक अणु सोडियम के दो परमाणुओं एवं क्लोरीन के एक परमाणु से निर्मित होता है। बेटा, नमक का फॉर्मूला होता है NaCl। ठीक है, तो इसमें Na यानी सोडियम के दो मॉलिक्यूल होते हैं और क्लोरीन उसका एक होता है। तो नमक जो होती है Na और Cl इनके मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है। अंतर आणविक स्थान, किसी पदार्थ के अणु एक दूसरे को छूते हुए चिपके नहीं रहते। कोई भी पदार्थ हो बेटा, उसमें अणु जो होते हैं उसके मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एक दूसरे के ज़्यादा करीब नहीं होते हैं, दूर दूर होते हैं। उनके बीच में कुछ स्थान होता है और ये जो स्थान होता है उनके बीच में उसे अंतर आणविक स्थान कहते हैं। अणु आपस में आकर्षण बल से बंधे रहते हैं। अणु हमेशा अंतर आणविक स्थान में गति करते रहते हैं क्योंकि इनके बीच में जो गैप होता है इस वजह से ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर सकते हैं। जब चीनी को जल में घोला जाता है, एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं चीनी और पानी। ठीक है, तो चीनी को जब जल में घोला जाता है तो इसके अणु जल के अणुओं के बीच के खाली स्थान में समा जाते हैं। अतः चीनी घुलने से जल का आयतन नहीं बढ़ता। आप एक गिलास में पानी लीजिए और चीनी मिला लीजिए, ठीक है, लेकिन उससे पहले आप ध्यान दें कि ये आपका जो ग्लास है इसमें आपने कितनी मात्रा में पानी रखा है। ठीक है, उसके बाद जब आप इसमें चीनी डाल के इसको मिला लेंगे तब आप पाएंगे कि पानी जो है उसका स्तर नहीं बढ़ता। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए क्योंकि जो चीनी है, जो पानी है, उसमें जो अंतर आणविक स्थान है उसमें चीनी का जो घोल होता है वो समा जाता है। तो जिस वजह से पानी का स्तर ऊपर नहीं बढ़ता है। इसको आप एक और उदाहरण से समझ सकते हैं। एक जार में ऊपर तक कांच की गोलियां भर लीजिए। ठीक है, मार्बल जो होते हैं ना उनको आप एक जार में भर लीजिए। अब इस जार में कुछ रेत डालिए, जार को हिलाइए। जब आप इसमें रेत डाल के हिलाएंगे तो आप क्या पाएंगे? ये जो कांच की गोलियां थी उनके बीच में जो जगह थी उसमें से रेत कहाँ चली जाएगी? नीचे आकर सेटल हो जाती है। रेत गोलियों के बीच के खाली स्थान में समा जाता है। कुछ तो नीचे सेटल हो जाएगा और कुछ जो खाली जगह बचती है उनके बीच में समा जाता है। तो इससे आप चीनी और जल, इसका जो एग्जाम्पल है उसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए पदार्थ की अवस्थाएं। हमें पदार्थ किन किन अवस्थाओं में मिलता है? स्टेट्स ऑफ मैटर। पदार्थ की तीन अवस्थाएं हैं बच्चों। पदार्थ हमें तीन अवस्थाओं में मिलता है। ठोस यानी कि सॉलिड, द्रव यानी कि लिक्विड तथा गैस यानी भाप के रूप में या फिर धुआं जो होता है, ये सब गैस के फॉर्म में आते हैं। पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं में उनके अणुओं की अंतर आणविक दूरी भिन्न भिन्न होती है। यानी कि ठोस में अंतर आणविक स्थान जो होगा वो अलग होगा, द्रव में अलग होगा और गैस, इन तीनों में ही अलग अलग होता है। इसको निम्नलिखित तरीके से स्पष्ट किया जा सकता है। चलिए पहला देखते हैं, ठोस। पहला है ठोस। जिन पदार्थों का आकार एवं आयतन निश्चित होता है उन्हें ठोस पदार्थों के नाम से जाना जाता है। वो पदार्थ जिनका आकार यानी शेप और जिनका वॉल्यूम फिक्स होता है उनको हम
ठोस पदार्थ कहते हैं। ठोस पदार्थों की आकृति में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक कि कोई बाह्य बल इस पर ना लगाया जाए। ठोस पदार्थ में अणु अत्यधिक पास होते हैं। इस कारण ठोस पदार्थों के बीच अत्यधिक आकर्षण बल होता है तथा अणुओं के मध्य स्थान बहुत कम होता है। इसका मतलब यह है कि ये जो ठोस पदार्थ होते हैं ना, इनके बीच में अंतर आणविक बल जो होता है ना बहुत कम होता है, यानी कि बिल्कुल स्पेस नहीं होता और ये इतने टाइटली पैक्ड होते हैं कि ये एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाते हैं। जैसे कि ये देख रहे हैं, इसमें एग्जाम्पल है पत्थर, प्लास्टिक, लोहा, बर्फ। आपने बर्फ भी देखा है, वो भी ठोस होती है। तो ये ऐसे कुछ एग्जाम्पल हैं जिनमें कि क्या होता है, अंतर आणविक बल बहुत कम होता है, ठीक है, ना के बराबर। फिर है द्रव यानी लिक्विड। जिन पदार्थों का कोई आकार निश्चित नहीं होता अथवा जिन पदार्थों में ऊपर से नीचे की ओर बहने का गुण विद्यमान होता है उन्हें द्रव के नाम से जाना जाता है। तो द्रव में क्या आ जाता है बेटा, जैसे दूध, पानी या फिर कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब क्या हैं, द्रव होते हैं, लिक्विड हैं। इनका एक गुण यह भी होता है कि ये जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी का आकार एवं आयतन शीघ्रता से ग्रहण कर लेते हैं। ये इनकी विशेषता है ना। अगर आप पानी को किसी मटके में रखेंगे तो उसका शेप कैसा होगा, मटके जैसा। उसको निकाल के आप कटोरी में करें तो कटोरी का शेप हो जाएगा, किसी ग्लास में कर दे तो ग्लास का शेप हो जाएगा। यानी कि ये जो द्रव हैं ये इनका कोई आकार नहीं होता, ठीक है। इनका आयतन भी निश्चित होता है। द्रव में अणु ठोस की अपेक्षा दूर दूर होते हैं। दूर दूर होने की वजह से ये एक जगह से दूसरी जगह चल पाते हैं। इस अवस्था में अंतराण्विक स्थान तथा बल ठोस की अपेक्षा कम होता है। द्रवों में तरलता का गुण विद्यमान होता है क्योंकि द्रव के अणु नियमित रूप से गति करते रहते हैं, ठीक है। अंतराण्विक बल ज़्यादा होने की वजह से जो अणु है इसमें जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह गति करते हैं, ठीक है। तीसरा है गैस। कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिनका आकार व आयतन निश्चित नहीं होता। ये ऐसे पदार्थ हैं जिनमें आप आकार और आयतन के बारे में बिल्कुल भी निश्चित नहीं हो सकते। ये किसी भी दिशा में बहने की शक्ति रखते हैं, यानी ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। अगर ये धुआं है तो ये, जब आप देखते हो धुआं ऊपर उड़ता है तो उसकी कोई दिशा नहीं होती है, वो बिना आकार के किसी भी दिशा में चला जाता है। हवा एवं जलवाष्प इसी प्रकार के पदार्थ हैं। हवा और जलवाष्प ऐसे ही पदार्थ हैं। ये जिस वस्तु में होते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। पदार्थ की इस अवस्था में अणुओं के बीच की दूरी बहुत अधिक होती है और इन पदार्थों में जो अणु है, एलिमेंट है, वो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं और जिस वजह से ये किसी भी डायरेक्शन में आ जा सकते हैं। अणु दूर दूर होने के कारण इनमें ऊर्जा बहुत अधिक होती है, जिस कारण ये सभी दिशाओं में अनियमित रूप से गति कर सकते हैं। पदार्थों की परिभाषा जानने के पश्चात प्रश्न उठता है कि इन पदार्थों की पूर्ण पहचान हम किस प्रकार कर सकते हैं। इसके लिए इन पदार्थों में कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं जिनके आधार पर हम शीघ्रता से पहचान कर सकते हैं कि इस पदार्थ का क्या नाम है, ठीक है। हम उन्हें ठोस, द्रव या फिर गैस, इन तीनों में विभाजित करके आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सा पदार्थ है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। इसे पढ़ें और समझें। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें।